पेपर वन में मेरा बहुत लो स्कोर था। दैट वाज अराउंड 20 to 24 क्वेश्चंस वर करेक्ट। मैंने इस बार जैसा कि आपको मैंने 99.88 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ को करेक्ट किया है। पेपर वन की कोई तैयारी करना चाहता है तो पेपर वन की तैयारी के लिए आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी? मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी गलती पहचाने और उस गलतियों पे काम करे तो आई थिंक रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। अब आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आप सभी लोग एनरोल करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि अदिति शर्मा, जिन्होंने जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई किया है 2019 दिसंबर में। 99.91 परसेंटाइल मेरी रही थी। उसके बाद से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करी है, कुछ छोड़ी है, कुछ प्राइवेट जॉब्स करी है, छोड़ी है, और फिर आप सभी लोगों के लिए जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो साझा करती हूँ। पेपर वन की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा की कंप्लीट फैकल्टी, यानी कि मैं, रचना मैम, आयुषी मैम, अदिति मैम, जूही मैम, मिलके आप लोगों को पेपर वन पढ़ाते हैं, क्योंकि हम यूनिट स्पेशलाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू ट्रस्ट अस, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको माहौल लगता है कि यार मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप एनरोल कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर और बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक जेआरएफ। चलिए, हमारी इस सीरीज जेआरएफ से जानिए कैसे बने जेआरएफ का एक और वीडियो, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारी पहली मुलाकात में हमने इतनी सारी बातें करी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका एक्सपीरियंस सुनकर, जानकर। और मैं यकीन मानती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद में जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सीखने मिलेगी, और पूरा जो सफ़र है वो हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के थ्रू एक ही हमारा मोटिव है कि अगर आज के बाद आप कभी भी सर्च करते हो हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इन ज्योग्राफी, तो आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स मिल सके कि यार इस पर काम कर लूँ तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन करते हुए हम वेलकम करेंगे आकाश कुमार जी का। आकाश, बहुत बहुत बधाई हो आपका कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। और आकाश जी की सबसे खास बात ये मुझे लगी कि इनका जो पेपर वन है, उस पेपर वन ने इनको बहुत चार चांद लगाए इनके स्कोर में। और आई थिंक 40 के आसपास क्वेश्चंस इनके 50 में से सही हुए, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ज्योग्राफी का पेपर वन बिल्कुल भी आसान नहीं आता है, मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी जर्नी जानेंगे इनकी कि कैसी रही इनकी जर्नी। जेआरएफ आपका क्लियर हुआ है और इस बार ऐतिहासिक हाईएस्ट कट ऑफ्स गई हैं हर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 206 नंबर 300 में से आप लेके आए हैं, विच इज़ ह्यूज। 103 सवाल सही करना आम बात नहीं होती 150 में से। तो आकाश, पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और फॉर्मली भी मैं कंग्रेचुलेट करके वेलकम कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सुनने वाले हैं आज आपको, और आप टीचिंग भी करते आए हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि एक वो फील पता होगा कि इस वक्त एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर दोनों पर्सपेक्टिव से आपको फील आ रहा होगा कि क्या अपन करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया भी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है दैट वाई यूजीसी नेट, वाई जेआरएफ, कहाँ से कहाँ तक गई ये जर्नी और कैसे पहुंचे आप जेआरएफ तक? सबसे पहले तो आदिति मैम बहुत बहुत नमस्कार आपको, और शुक्रिया देना चाहूँगा मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, जेआरएफ अड्डा को, और मुझे यहाँ बुलाया मेरे एक्सपीरियंस को जानने के लिए कि किस तरीके से एक सफ़र जेआरएफ तक का रहा है, ये सब जानने के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेआरएफ अड्डा को और आपको। तो आपने जो पूछा है कि किस तरीके से यूजीसी नेट तक पहुँचे, या मतलब कैसे आपने चुना, वाई यूजीसी, वाई जेआरएफ। तो एक्चुअली मैं शुरू से शुरू करूँगा। आफ्टर 12th माई एम्बिशन वॉज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। ये मैंने सोचा था, उस समय मैं सोच के चल रहा था कि चलो भाई इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि आसपास का जो एनवायरमेंट था उसको देख के लगता था कि यार बढ़िया लाइफ है, उड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ मैंने ट्राई किया कि चलो ट्राई करते हैं, तो उसमें हुआ भी। 2 बार मैं एसएसबी देने गया, इंटरव्यू एसएसबी का, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ दोनों बार। लेकिन उसके बाद एज का उसमें जो बैरियर होता है, उस एज की बैरियर की वजह से मुझे विड्रॉ करना पड़ा वहाँ से। लेकिन विड्रॉ करने के बाद मैं यही सोच रहा था कि चाहिए तो उतना ही ऊंचा है, उससे नीचे नहीं चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैंने सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा सा प्रयास किया। एंड चूंकि सिविल सर्विसेज की जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये पेशेंस वाली जर्नी है। अगर आपका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, आप अगर जिस जनरेशन से आ रहे हैं, अगर वो जनरेशन पहले से ही मतलब उतना हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, है ना। तो उस वजह से फिर मुझे फिर से कहीं से गाइडेंस मिला। मेरे 1-2 दोस्तों ने बताया कि यूजीसी नेट को भी ट्राई कर सकते हो, जेआरएफ में भी अच्छा स्कोप है ना। और जेआरएफ के थ्रू आप रिसर्च स्कॉलर बन के, या फिर मतलब जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है उसका लाभ उठा के आप आगे की जो रणनीति है उस पर आप काम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी पे, है ना। तो मुझे भी लगा। और सबसे अच्छी बात अगर मैं जेआरएफ के बारे में करूं तो वो ये है कि अगर किसी का एम्बिशन और आगे जाने का है तो ये एक बेहतरीन पड़ाव हो सकता है उसके लिए, है ना। बेहतरीन पड़ाव हो सकता है। वो यहाँ आगे जैसे बोलते हैं ना कि फ्यूल वगैरह लेना, वो सब लेना, अपना थिंक करना, उसके बाद फिर से आगे जर्नी स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से फिर मैंने भी जर्नी स्टार्ट करी। और ये जो जून 2024 का अटेम्प्ट था, दिस वॉज माई 3rd अटेम्प्ट। इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट और दे चुका था। फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर नेट, अगेन आई क्लियर नेट। मेरा जेआरएफ सेकंड अटेम्प्ट में 1 क्वेश्चन से रह गया था। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस समय मैं पेपर वन के लिए, नो डाउट इन दैट, पेपर वन में मेरा बहुत लो स्कोर था। दैट वाज अराउंड 20 to 24 क्वेश्चंस वर करेक्ट। आफ्टर दैट मुझे जेआरएफ अड्डा जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं ऐसे मतलब जो रिकमेंडेशन आते हैं ना यूट्यूब के, उसके थ्रू रिकमेंडेशन आया और मैंने देखा तो मुझे काफी वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ पे तो जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है
है ना। तो ये थोड़ा अलग था मेरे लिए, जेआरएफ अड्डा की जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस था स्पेशली बाय अदिति मैम, तो ये थोड़ा अलग लगा मुझे लगा कि ये तो पैटर्न पे ही सीधा हिट कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने वहां से इसको शुरू किया और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मैं ये जो 20 to 24 क्वेश्चन की जर्नी है 35 क्वेश्चन तक पहुंच गई मेरी। ठीक है, बट अगेन मिस कर दिया मैंने। और फिर थर्ड अटेम्प्ट मैंने इस बार जैसा कि आपको मैंने 99.88 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ को करेक्ट किया है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि कैसे मैं जर्नी में जेआरएफ के थ्रू आया और किस तरीके से मैं थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ को क्लियर कर चुका। सो तो ये था बेसिकली मेरा। आकाश, आपने जैसे बताया कि 2 बार आप नेट कर चुके थे। इसी सवाल से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऐसे ही लगभग, मैं अगर अप्रॉक्सीमेशन के साथ बोलूँ तो लगभग 55 से 60% बच्चे उस लूप में फंस जाते हैं जिनका बार बार नेट क्लियर होता है बट जेआरएफ तक वो नहीं पहुंच सकते। तो आपको मैं एक ऐसी चीज़ पूछूं कि यार मैम नेट तो हो जा रहा था बट जेआरएफ के लिए मेरे को ये एक्स्ट्रा जो था ना वो मुझे ऑयलिंग करनी पड़ी मेरे इंजन को ताकि मैं जेआरएफ तक पहुंच सकूँ। तो ऐसा क्या था? ठीक है मैम, सबसे पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक ट्राई कर रहे हैं, नेट तक ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई एक पेपर थोड़ा सा लूज भी है तो चल जाएगा टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर जब बात जेआरएफ की आती है तो जो दोनों पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो इक्वली आपके हार्ड वर्क को मांगते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 को इक्वल तरीके से देखना होगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर 1 जो है आपको कम से कम दिमाग में बिठा के चलना है कि 30+ मुझे स्कोर करना है। ठीक है, एक ये पॉइंट है कि 30+ स्कोर करना ही है, अदरवाइज आप कैसे उस 99.8 99.5 वाले परसेंटाइल को कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, एकदम से आप 100 क्वेश्चन पेपर 2 से 100 क्वेश्चन की 90 तो नहीं ला सकते, मतलब इट इज जस्ट इम्पॉसिबल आई थिंक, है ना। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा कि यूजीसी का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को थोड़ा सा वो वेटेज दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे थोड़ा सा काम करते हैं, चाहे वो थ्योरीज हो किसी की, ठीक है, चाहे वो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हो, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ दिया, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस जो अपडेटेड, मतलब जो करंट में क्या चल रहा है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले मेरे 2 अटेम्प्ट का अनुभव रहा है, तो उन 2 अटेम्प्ट में जो एनवायरमेंट के पेपर 1 में क्वेश्चन है उनको बिल्कुल क्लियरली करंट अफेयर से जोड़ के पूछा है। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चंस हो गए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी रोल प्ले करते हैं गैसेस। ठीक है, मुझे याद है मेरे पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था कि भैया ये बताओ कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रोल कौन सी गैस प्ले करती है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेपर 1, इनडायरेक्ट गैसेस पूछ रहा था वो एनवायरमेंट में। तो अब मैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं उस क्वेश्चन का सेंस समझ पा रहा था कि हाउ क्वेश्चन उतना डीप नहीं था, लेकिन एक कॉमन सेंस, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत थी उस क्वेश्चन में। तो ये है पेपर 1 में। ठीक है, नंबर 1 कि आपको दोनों पेपर को बराबर वेटेज देना होगा। नंबर 2 जेआरएफ मतलब जो पेपर 1 है 30+ तो आपको लेके चलना ही होगा कि हमें इतना तो कम से कम स्कोर करना है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको काम करना पड़ेगा और आपको अप टू डेट जो पैटर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो करंट में इवेंट्स डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेआरएफ में रोल प्ले ये कर जो सकते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही और आई थिंक यही एक डिफरेंस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी गलती पहचाने और उस गलतियों पे काम करे तो आई थिंक रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। अब जब हम Exactly. जल्दी और देरी की बात करें तो ड्यूरेशन के ऊपर चर्चा करना जरूरी है। तो आकाश, अगर मैं आपसे एक डिफाइंड टाइम पूछूं, बहुत सारे स्टूडेंट ना मेरे से आते हैं और पूछते हैं कि मैम कितना टाइम लगता है यूजीसी नेट की तैयारी करने में, जेआरएफ करने में कितना टाइम लगता है, या आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आप बताइए। तो आकाश, आप क्या बताएंगे कि कितना टाइम लगा और एक दिन में कितना घंटा पढ़ना पड़ता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? देखिए मैम, इसको मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होलिस्टिकली डील करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये वीडियो जब जाएगा तो इसको सब जितने भी प्रकार के कैंडिडेट हैं सब देखेंगे। एक तो वो देखेंगे जो बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं, एक वो देखेंगे जिनका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, और एक वो देखेंगे जो क्विक रिवीजन के लिए आ रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्या है, थोड़ा सा जो देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा, अगर टाइम हो तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले तो जैसे मेरे कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक्स क्लियर थे। ठीक है, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस पे आऊंगा कि जो एकदम से नई जर्नी शुरू करा है, अभी निकला हुआ है मास्टर से, उसको लगभग कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है। देखिए, टाइम ड्यूरेशन तो थोड़ा सा आईक्यू पे और इंटेलिजेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कैसा भी बंदा हो, कम से कम आपको 6 आवर्स और 3 से 4 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा। जिनको फैक्ट में चाहिए, मैं पहले फैक्ट में बता देता हूँ कि एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स एंड 3 मंथ तो आपको डेडिकेटली देने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जैसे कोई मास्टर से निकला है मैम, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट से वो यूजीसी नेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न के लिए आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना पड़ेगा, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद ये किस तरीके के क्वेश्चन आपके उसमें पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, आपके सब्जेक्ट में। पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद आप ये देखेंगे कि आप कहाँ पे हैं, मतलब जितना सिलेबस है यूजीसी नेट का पेपर 1 का पेपर 2 का, उसमें आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट मैम, उसमें आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ये देखने के बाद फिर ही आप डिसाइड कर पाएंगे जो जीरो से शुरू कर रहा है कि आपको कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिलेबस ठीक ठाक होता है। यूजीसी नेट के पेपर 2 का सिलेबस ठीक ठाक होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि 3 से 4 महीने और 5 to 6 आवर्स डेली, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर है तो वो एक बार में हिट कर देगा जेआरएफ, है ना मैम। और अगर आप पैटर्न देखें यूजीसी नेट का, तो वो 2 साइकिल में पैटर्न कराता है। तो 6 महीने के में क्यों करा रहा है यूजीसी, क्योंकि यूजीसी को ये बात पता है कि भैया ये जो 4-5 महीने में है ना, इसमें जेआरएफ हो जाता है जो करता है ना। नहीं तो वो 3 बार कराता, वो एक ही बार कराता ना साल में। अगर ये एग्जाम होता 10 महीने की तैयारी का मैम, तो वो तो एक ही बार कराता ना। ये एग्जाम है ही मैम 4 से 5 महीने की तैयारी का। तो ये यूजीसी नेट के पैटर्न ही बता रहा है आपको कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया 4 से 5 महीने में ही जेआरएफ की तैयारी करनी है, इन्हीं 4 से 5 महीने।
बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक बहुत सटीक प्लान है, अगर आप बिगिनर हो तो भी या आपको अगर बेसिक्स आपके बने हुए हैं तो भी। जैसे हाँ, कि आई थिंक इसके डिफाइन अलावा एक किया और पॉइंट। आकाश ने जैसे डिफाइन किया कि 5 टू 6 आवर्स और 4 से 5 महीने जो उन्होंने बताया। अगर यहीं पर मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 6 घंटे 1 दिन के अंदर नहीं टाइम दे पा रहा है, वो 3 ही घंटे दे पा रहा है, तो ये जो 6 महीने हैं आप इसको बढ़ा के 8 महीने कर लो। ये जो 6 हाँ, महीने ये बढ़ा के आप जो है फिर 9 महीने कर लो। इस 9 अकॉर्डिंग महीने। आप अपना-अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो और वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो आपकी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कोई ऑलरेडी जॉब करता है, 9 घंटे की उसकी शिफ्ट चलती है, बाकी मैं और निकाल देती हूँ, 7-8 घंटे निकल जाते हैं, तो बचा हुए समय में आप 3 से 4 घंटा ही एक दिन में अगर पढ़ पा रहे हो या 2 से 3 घंटे ही एक दिन में पढ़ पा रहे हो, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आई हाँ, थिंक एग्ज़ैक्टली मैम। बिल्कुल सही बोली है आकाश ने। आकाश, इस पूरी जर्नी के अंदर आपने जैसे अच्छे बहुत क्लियरली बताया कि पेपर 1 में ऐसा रहा या पेपर 2 में ऐसा रहा। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि पेपर 1 की कोई तैयारी करना चाहता है, तो पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको क्या लगता है कि आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? जैसे अक्सर मैं तो 7:3 वाली स्ट्रैटेजी बताती हूँ, अब 8:2 पर वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि पेपर 1 में मैं कौन-कौन सी यूनिट मेरे लिए चेक मार्क थी, कौन-कौन सी यूनिट थी जो मेरे लिए इतनी ठीक नहीं थी, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा था? और एग्ज़ाम में जब आप गए, तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते समय क्या आपने वही चीज़ फॉलो करी कि इन-इन यूनिट्स पे पहले काम करूँगा, इन-इन यूनिट्स पे बाद में काम करूँगा? इस तरीके से कैसे आपने टाइम मैनेज किया या आपने यूनिट्स मैनेज करी पेपर 1 की? ठीक है मैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मैम रेज़ किया है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अपने जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनसे इंटरैक्ट किया है। इसके अलावा जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे इंटरैक्ट किया है। तो क्वेश्चन यही निकल के आता है कि पेपर 1 कैसे करें, है ना? क्योंकि वो एमए से निकल के आते हैं, तो उनका उनके सब्जेक्ट पे एक पकड़ होती है, बेसिक लेवल की पकड़ होती है। हाँ, तो तो कहते हर हैं तो कोई हम को डील अपना कर लेंगे। पेपर कंफर्टेबल लगता है यार। हाँ, तो वो खुद का तो वो बोलते हैं भैया पेपर 1 के लिए बताओ। एंड पेपर 1 जो है यूजीसी का दैट ट्रूली रिक्वायर्ड स्मार्टनेस, है ना? मतलब जो जितना स्मार्ट तरीके से डील करेगा ना, उसके उतने नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी क्लियरली। लेकिन कोई भी स्मार्ट बन सकता है, उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। एनीवन कैन बिकम स्मार्ट, देयर इज नो इशू इन दैट। सो आपने पूछा है कि यूनिट, आप अगर आप मतलब मैंने जो क्वेश्चन को समझा आपको वही है कि कौन सी यूनिट ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है? तो देखो जो 10 यूनिट है, यूजीसी ने तो 10 दिया, 10 की 10 रेलेवेंट है। अगर आप पूरी अच्छे से कर सकते हैं तो करिए। फिर आपके टाइम पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको 5-6 यूनिट चुननी पड़े तो अदिति मैम ने अपने जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनाया है, मैंने देखा था वो, कि ये 5 से 6 यूनिट अगर आप इनको करके जाते हैं लास्ट टाइम में, जिनमें एक आईसीटी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें था। रिसर्च एप्टीट्यूड था, आईसीटी थी, और इसके अलावा एक पैसे कॉम्प्रिहेंशन वाला था, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधे नंबर्स मिलते हैं। और इसके अलावा एक आपका डीआई वाला हो गया, ठीक है, उसमें थे। तो इस तरीके से अगर आप उस पर सर्च करेंगे जेआरएफ अड्डा पे तो आपको मिल जाएगा। अदिति मैम ने भी क्लियरली डिफाइन किया और मुझे भी लगता है कि यही 5-6 यूनिट है जिन पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इसके अलावा जो बची हुई है उनको भी हमें एक बार देखना है और ठीक पैनी नजर से ही देखना है, ठीक है। तो अगर लास्ट टाइम में वो करना पड़े तो ये 5-6 यूनिट आप कर सकते हैं, यहाँ से 40 करीब क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, ठीक है मैम। तो ये यूनिट का हो गया। फिर आपने सेकंड पूछा है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सपोज मैं सबसे पहले लेता हूँ कि एक ऐसा पर्सन जिसको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, तो वो क्या कर सकता है, मैथ को थोड़ा बाद में कर सकता है, पहले पैसेज कर लो, है ना, पैसेज के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो 2-3 यूनिट अच्छे से कवर कर रखी है पहले उसको कर लो, ठीक। तो ये उन सेपरेट ग्रुप के लिए जिनको थोड़ा सा मैथ से डर लगता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीआई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके डीआई के डायरेक्ट होने चाहिए, कम से कम 3, ठीक है, पेपर 1 मैथ स्कोर करने के लिए। तो ये हो गया। बाकी मेरा जो स्ट्रेटजी रही थी मैम वो ये रही थी पूरे इसमें, जो मैंने 40 करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए थे 15 से 20 मिनट के अंदर, अच्छा। ठीक है। हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने पैसेज कर लिया था और फिर मैं सीधा पेपर 2 के पैसेज पे चला गया था, ठीक है। तो ये 20 से 25 मिनट में मैंने कितने 10 पैसेज के उधर क्वेश्चन, 5 इधर, 15, 5 डीआई के और 5 मैथ्स के, यानी कि 20 करीब 25-30 क्वेश्चन मैंने आधे घंटे में खत्म कर दिए, ठीक है। तो मैंने ये किया था। तो जिनका थोड़ा मैथ्स ठीक है और जिनको पैसेज अच्छे लगते हैं वो ऐसे इस तरीके से काम कर सकते हैं, पहले पैसेज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और रहा अटेम्प्ट का, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पे, और करना ही चाहिए, सब करते होंगे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, 5-6 यूनिट डिसाइड कर सकते हैं जो मैम ने बताई हुई है, उनको आप बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट कर लें कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो मिस नहीं होगा। मैं यहाँ पे 99% एक्यूरेसी के साथ हिट करूंगा, है ना, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो चाहे वो आईसीटी हो। पहले ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बहुत ज्यादा, है ना। और फिर रहा टाइम मैनेजमेंट का, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा डर लगता है तो आप पैसेज के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अगर मैथ्स रीजनिंग में ठीक ठाक है, एवरेज है, तो पहले मैथ्स के क्वेश्चन निपटा लीजिए, निश्चित हो जाए। क्योंकि उसका एक रीजन है मैम, लास्ट टाइम में जब आपके पास 20-25 मिनट या आधा घंटा होते हैं और मैथ्स में अगर आप उलझ गए तो इससे आपकी नर्वसनेस बढ़ती जाती है और फिर क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं उसके बाद, है ना। दूसरा चीज, एक फॉर्मूला है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, वो आप लोग याद रख सकते हैं, बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला है, रुकना नहीं फंसना नहीं, रुकना नहीं फंसना नहीं, ठीक है। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप ये दोहरा रहे, केवल मैथ्स के क्वेश्चन में रुकना नहीं फंसना नहीं, तो दिमाग को एक साइकोलॉजिकली जाता है कि भैया 1 मैथ से ऊपर हो गया, 2 मैथ से ऊपर करके आ रहे हो, आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। आई थिंक जितना तो मैं अगर कंक्लूड मैं- कर पाई हूँ सारी बातों से, जितना मैं कंक्लूड कर पाई हूँ जो आकाश बोलना चाह रहे हैं, 3-4 चीज़ें अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में डाल दूँ तो ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर पॉजिटिव माइंड फ्रेम ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। पेपर अटेम्प्ट करना एक कला है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार वीडियोस में ये चीज़ बोली है, तैयारी करना
एक अलग चीज़ है, पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, पर पेपर अटेम्प्ट आप कैसे करके आते हो वो आपका सिलेक्शन है। वो 3 घंटे क्या किया वही मायने रखते हैं, उससे पहले 3 साल क्या किया वो इतना मायने नहीं रखते हैं। हाँ, वो अलग बात है, उस 3 घंटे के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट वो 3 घंटे, जैसे कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आकाश के पैटर्न की, कि उन्होंने ऐसे बोला कि मैंने आधे घंटे में 25 क्वेश्चन निपटा दिए थे। और मतलब मैंने पहली बार किसी को ये स्ट्रैटेजी बोलते हुए सुना, किसी एक स्टूडेंट को आफ्टर क्वालिफाइंग, कि मैंने पहले मैथ्स कर लिया, फिर मैंने आरसी कर लिया, फिर मैं डायरेक्टली पेपर 2 की आरसी पे चला गया। ये शो करता है कि आपको पेपर देने का बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत पेपर ऑलरेडी दिए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, और इससे ये पता है कि यार मुझे ये पता है कि मुझे कोई मोह माया नहीं है कि मैंने इस यूनिट में इतनी पढ़ाई की थी तो मेरे को इसको पहले करना है, उसको बाद में करना है। सिंपल सी बात ऐसी है, फ़ायदा देखो अपना और आगे बढ़ो। आपका फ़ायदा इसमें है कि आपको दिख रहा है कि मेरे को पैसेज से 5 सवाल मिल रहे हैं, 10 नंबर मिल रहे हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करके 10 नंबर लेके। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। और यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करना, पेपर अटेम्प्ट के समय पर टाइम मैनेज कर पाना, ये एक कला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आकाश ने यहाँ पर मेंशन करी, और बहुत अच्छे से उन्होंने आपको अपना प्लान बताया। आई थिंक जब हम लोग हमारे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स लेके जाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत, तो ऑफकोर्स आकाश आपने कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल किया होगा, या ऐसे कुछ नोट्स, ऐसे कोई बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस बारे में कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, या पेपर 2 इतना वास्ट है, तो आपके अकॉर्डिंग इतना वास्ट पेपर 2 को कैसे कवर किया है? ओके मैम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से आप कैसे इस तरीके से डील कर सकते हैं पेपर 2 से यूजीसी नेट में, राइट? क्योंकि वास्ट सिलेबस है, नो डाउट इन दैट, बहुत बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का। तो अगेन मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा, जो की है वो है पीवाईक्यू, ठीक है? जो की है वो है पीवाईक्यू, वही चाबी है, वही ताला है, वो तोड़ेगा आपके जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको। तो सबसे पहले तो आपके पास पिछले 10 से 12 साल के पीवाईक्यू होने चाहिए आपके टेबल पे, ठीक है? तो जो भी बिगिनर है, चाहे इंटरमीडिएट है, चाहे एक्सपर्ट हो गए, केवल नेट नहीं, जेआरएफ नहीं निकल रहा है, एक क्वेश्चन सबके लिए पीवाईक्यू सबके लिए उतने ही रेलेवेंट है, नो डाउट इन दैट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर 2020-21 के पैटर्न की बात करें तो लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व करे हैं जो ज्योग्राफी में रिपीट हो जाते थे, फैक्ट या कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से रिपीट हो जाते थे। अब थोड़ा सा यूजीसी भी सतर्क हो गया है, अब 30 to 35% तो नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक ठाक मात्रा में हो जाते हैं। तो नंबर 1 पीवाईक्यू, ठीक। उसके बाद सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए कि क्या भाई सब कौन कौन सी इसमें यूनिट्स हैं, ठीक है? जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें भी जो सेटलमेंट है ना, ये सब उसमें चलता है, थ्योरीज है ना, ज्योग्राफिकल थॉट है। तो सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं, जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस में लिखा है वॉन थ्यूनेन मॉडल, तो वॉन थ्यूनेन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, जहां से वो निकला है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो पहला पीवाईक्यू एनालिसिस, और दूसरा जो सिलेबस के टॉपिक मेंशन है उन सारे टॉपिक का आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे आपको कहीं से करें, चाहे आपको किसी किताब से करें। अगर किताब की चर्चा करनी है तो मैं अलग एक वीडियो में बता सकता हूँ, अभी बता सकता हूँ। कुछ ज्योग्राफी के लिए बुक है, जैसे सविंदर सिंह की आती है, वो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आती है, ठीक है? माजिद हुसैन की आती है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आती है, और माजिद हुसैन की बुक पेपर वो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आती है, ठीक है? तो ये बेसिक बुक्स हो गई। बेसिक बुक के अलावा कहीं से भी आपको क्या करना है, जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को कवर करना है। सपोज पहला ओशनोग्राफी में है सैलिनिटी, ओशन की सैलिनिटी, तो सैलिनिटी आपको क्लैरिटी के साथ होना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप ये कह रहे हैं सर कि मतलब जो टॉपिक है उसमें वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो पीवाईक्यू और टॉपिक। इसके अलावा आप फिर प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हैं। जब आपने ये कर लिया तो आप प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हैं, इनिशियली स्कोर कम आएगा, उसके बाद आप अगेन रिवीजन करेंगे उसी तरीके से। तो आप जैसे कि मान लो एक रिवीजन होता है कि आप फिर से पीवाईक्यू को उठा लेंगे, तो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया है, सपोज वहां से उसने पूछ लिया ओशन सैलिनिटी, तो आपने सीधा सैलिनिटी रिवाइज कर लिया, ठीक है? चाहे बुक से हाईलाइट किया हो या फिर नोट्स बनाए हो, आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि जिस तरीके से पैटर्न बदला है ना यूजीसी नेट का, पूरे सिलेबस का नोट्स बनाना थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा, है ना? इससे अच्छा है कि आप बुक ही तैयार कर लेंगे। वो जब आप नोट्स बनाने बैठेंगे ना तो आप बुक ही तैयार कर लेंगे, तो एक बार में तो कभी नोट्स ना बने, कभी ना बनाए, ठीक है? छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जो याद करने शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट बना सकते हैं रिवीजन के लिए, या बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, और जो सिलेबस के टॉपिक मेंशन है उनको, और फिर बुक से हाईलाइट करके आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट पे जा सकते हैं, अपना स्कोर को जज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैम ने बताया है, जब आप इतना कर लिए हैं और अभी एग्जाम में टाइम है 15-20 दिन, तो आप थोड़ा सा अपने रजिस्टर को भर सकते हैं। अच्छा ये मैं भूल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक मैं भूल गया था, तो उसका नोट्स बना सकते हैं। अच्छा ये वाली यूनिट में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कौन से कीवर्ड है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप लिख सकते हैं। वो आप लास्ट टाइम रिवीजन में देख सकते हैं, लास्ट टाइम, है ना, क्विक रिवीजन में आप देख सकते हैं। अभी आपने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी के सिलेबस को पूरा समझाया, तो ऑब्वियसली बात होती होगी कि मान लो कि मैं बिगिनर हूँ, मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से शुरू ही किया है और मैं नेट करना चाहती हूँ, और मुझे ये जानना है कि यार एक ये इस यूनिट से स्टार्ट कर लो, एक बस यूनिट का नाम दे दो कि इस यूनिट से स्टार्ट कर लो। इस यूनिट से स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ी घबराहट भी कम होगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गेन होने लग जाएगा, और यू विल फील हैप्पी। पेपर 1 में भी आपकी एक ऐसी यूनिट जो आपको ऐसा लगता है कि यार इससे स्टार्ट कर लो, और पेपर 2 की भी एक ऐसी यूनिट का नाम बताओ जो कि इससे स्टार्ट कर लो। ठीक है मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैम आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो पेपर 1 में, अगर पेपर 1 की बात की जाए तो इन माय पर्सपेक्टिव दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है? अगर रिसर्च एप्टीट्यूड से हर एक एग्जामिनेशन साइकिल में, चाहे वो बहुत सारे दिन एग्जाम आयोजित करे यूजीसी, रिसर्च एप्टीट्यूड से ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 5 से ऊपर भी चले जाते हैं।
तो अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं और आपको वो पल्ले पड़ जाता है, पल्ले पड़ने से बड़ा मतलब है आपके उसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। इसका मतलब है कि आपको किसी भी यूनिट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं सबसे सस्ती यूनिट बता दूं, दैट इज वो एजुकेशन वाला जो है ना, उसमें तो केवल रटना है, भैया ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट, उसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इन माय पर्सपेक्टिव रिसर्च एप्टीट्यूड है ना आपको एक स्मार्टनेस दे देगा अगर तैयार हो जाएंगी, है ना। जिस तरीके से मैम अदिति मैम पढ़ाती है ना स्मार्ट तरीके से, वैसे स्मार्ट हो सकते हैं आप सब भी, ठीक है। मैं भी अदिति मैम से पढ़ के जो स्मार्टनेस अगर आपको थोड़ी बहुत देख रही होगी, जो मैंने स्कोर किया है 40, तो वो इसी अदिति मैम की जो स्मार्टनेस है इसको देख के ही मैंने गेन किया। तो पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड। अब आते हैं पेपर 2 के लिए। अगर एक यूनिट की बात करें, अदिति मैम कह रही कहाँ से शुरू कर सकते हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल थॉट। अगर ज्योग्राफिकल थॉट जो है, ज्योग्राफिकल थॉट ह्यूमन ज्योग्राफी में पहली यूनिट है, या टोटलिटी में देखें आप तो 6वीं 7वीं यूनिट होगी यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ज्योग्राफिकल थॉट से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको पूरे ज्योग्राफी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिसको ज्योग्राफिकल थॉट की क्लैरिटी मिल गई उसको बहुत मजा आने वाला है आगे के सारे यूनिट्स को पढ़ने में। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आई थिंक बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है आकाश ने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी से स्ट्रैटेजी क्या उम्मीद कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर स्ट्रैटेजी शायद ही कभी किसी क्वालिफायर ने आपको बताई होगी इतने डिटेलिंग के अंदर। हाँ आकाश, एक पॉइंट और मैं मिस कर गया, थोड़ा सा बताने वाला हूँ। मैंने आपको जो कि ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, वो ये है कि 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। कभी कभार फिजिकल ज्योग्राफी से वेटेज ज्यादा हो जाता है, कभी कभार ह्यूमन ज्योग्राफी से वेटेज ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ कि भैया आप जैसे चाहे घुमा लो, मैं तो हिट करती हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको करना है कि भैया आप जैसे चाहे घुमा लेना यूजीसी, मैं हिट करूंगा, उसके लिए आपको ज्योग्राफिकल थॉट से ही शुरू करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और यूनिट है जो है स्टैटिस्टिक्स और रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए आपको अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, उसको आप देख के वहां से जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी क्लैरिटी ले सकते हैं। छोड़ना नहीं है इस यूनिट को। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने स्टैटिस्टिक्स और रिमोट सेंसिंग को छोड़ के गया था, उसका मुझे नुकसान हुआ था, ठीक है। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने दोनों यूनिट को थोड़ा थोड़ा कर लिया था, एक नजर से निकाल लिया था, अच्छा इसका ये बेसिक्स कर लिया था, ठीक है। तो पैटर्न बदलता रहता है, कभी फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन, कभी ह्यूमन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है कि किसी भी तरीके से मैं हिट करूंगा ही, तो ज्योग्राफिकल थॉट से शुरू करें। अगर क्लैरिटी आती है ज्योग्राफिकल थॉट में तो फिर आपको पूरे जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें मजा आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और आई थिंक इस पूरे इंटरव्यू के अंदर मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अक्सर इंटरव्यूज़ में सवाल ड्रिवन ज़्यादा चीज़ें चलती है, पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो इंटरव्यू था बहुत ही फ्लुएंट गया, बहुत ही फ्लो में गया। तो धन्यवाद आकाश, आपने इतना समय निकाला, आपने इतनी एनर्जी यहाँ पर दी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलेगी। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आपको मिली और हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली जयपुर में इस बार अपन मिलने वाले हैं। और हमने बहुत सारी प्लानिंग और भी कर रखी है, आपको ज़रूर बताएंगे आने वाले समय में। हम पॉडकास्ट भी स्टार्ट करेंगे आकाश के साथ। मैं फुल इंटरेस्ट हूँ मैं आकाश से कि अब पॉडकास्ट स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों को भी मैं बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी के लिए भी और शायद पेपर 1 के लिए भी आपको बहुत अच्छी सिंपल एंड सोबर सी स्ट्रैटेजी बताई है, फॉलो ज़रूर करिएगा। बताइएगा कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी। कांग्रेचुलेशन आकाश तो होना ही चाहिए कमेंट सेक्शन में। और एनी लास्ट वर्ड्स आकाश जो आप ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो के अंत में? या मैम, सबसे पहले तो आपने जो बोला और जो मैसेज दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, आपके प्लेटफॉर्म का। बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जेआरएफ अड्डा के लिए, जो मैंने पहले भी मेंशन करी थी कि पेपर 1 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक, पेपर 1 के लिए आप इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ था आफ्टर 1 अटेम्प्ट। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस देखे थे इधर उधर, ठीक है। उसके रीजन है नंबर 1 कि जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, जब पैटर्न में थोड़ी सी भी बुगाहट होती है, इधर अदिति मैम बता देती है कि भैया कुछ होने जा रहा है, ठीक है, कुछ बदल रहा है, ठीक। अगर आपको एकदम पकड़ के रखना है यूजीसी के पैटर्न को और एक बार में उसी बार में हिट करना है जेआरएफ, तो फिर आपको थोड़ा सा अदिति मैम का हाथ पकड़ के रखना होगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, द वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाती हैं, समझ में भी आता है, ठीक। इसके अलावा क्विक रिवीजन के लिए जो जेआरएफ अड्डा पे जो मैराथन वीडियो चलाए हैं अदिति मैम ने, वो बहुत हेल्पफुल है। वो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जो बिगिनर हैं, क्योंकि वो लास्ट तक तैयारी करते करते पहुंच गए हैं, जो इंटरमीडिएट हैं और जो लास्ट में क्विक रिवीजन ढूंढ रहे हैं। जैसे थर्ड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारा मैराथन से कवर किया था पेपर 1, तुरंत 1.5 में लगा के, ठीक है, देख के खत्म कर दिया था। तो क्विक रिवीजन तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा जो कैंडिडेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं, कि ये सारे काम यहाँ से आप कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन, और भी यहाँ पे क्लासेस चलती है, एंजॉय कर सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है, एंड दैट इज द, मुझे लगता है, रीजन जिसकी वजह से आप यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। माय बेस्ट विशेस विद यू एंड योर टीम मैम। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत ही स्वीट मैसेज आपने दी। सो आज मुझे बहुत मज़ा आया। कब ये समय बीत गया पता ही नहीं चला। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश कि आपने समय निकाला और आपने हमें इतना इंपॉर्टेंट वीडियो दिया। बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी हेल्प होने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपन मिलेंगे ऑफकोर्स बहुत जल्दी, 22 तारीख को तो मिल ही रहे हैं, उसके बाद भी। और आप सब स्टूडेंट्स भी, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस वीडियो को पसंद किया, लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों से ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के अंदर। धन्यवाद एंड बाय बाय।